तो सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक गलियारे से आए खबर की। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान आज उन्होंने पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश के विकास पर चर्चा की। इसके अलावा 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन को लेकर न्योता भी दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि 2 साल से मंत्रिमंडल विस्तार पेंडिंग है। वहीं कल जयपुर में होने वाली भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग से एक दिन पहले ही सीएम का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो 3 तस्वीरें समय आपके सामने हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री संग चर्चा हुई, सीएम भजनलाल की और जेपी नड्डा से मुलाकात की भी तस्वीरें आपके सामने। कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम का ये दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से किस तरह से मुलाकात की है उसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में भजनलाल सरकार को बने करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग चल रही हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी थी। इसी साल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस पर फिलहाल चर्चा ही चल रही है। वहीं अक्टूबर महीने में जिस तरह से गुजरात में पार्टी ने मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा ही बदल दिया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कुछ इसी तरह का बदलाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में मंगलवार को दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को एक बार फिर से हवा मिल गई है। अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी से मुलाकात अहम क्यों है। सीएम ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर न्योता दिया है। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन हो रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा की भी अटकलें हैं, क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग हैं। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग से पहले ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी के अलावा सीएम भजनलाल ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की और प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। आज हम माननीय मंत्री लल्लन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। पिछले कई दिनों से राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी एक दिन पहले 1 दिसंबर को कहा था कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। और चलिए बात सीधे जयपुर से बड़ी खबर की। यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक अभियान ये चलाया जाएगा, जहां पर 141 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 100 4 व्हीलर, 41 2 व्हीलर जब्त किए गए। 33 ब्लैक थार, 23 ब्लैक स्कॉर्पियो भी जब्त किए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उसकी बड़ी संख्या में यहां पर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक अभियान चलाएगा। जिन लोगों ने भी यातायात नियमों के उल्लंघन किए हैं उन पर एक्शन लिया गया है और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो अभियान चला उसमें 141 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। 100 4 व्हीलर हैं जिनकी तस्वीरें आप समय देख रहे हैं। जो 4 व्हीलर हैं उनकी संख्या 100 है। 41 2 व्हीलर हैं जो जब्त किए गए हैं। वहीं 33 ब्लैक थार गाड़ियां हैं जिनको जब्त किया गया है और 23 ब्लैक स्कॉर्पियो भी जब्त किए गए हैं। तो टोटल 141 वाहन है जिनको जब्त किया गया है, जिन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है।
और चलिए अब बात सीधे खाकी वर्सेस काला कोट। जी हां, जोधपुर के कुड़ी भगता सनी थाने में तैनात एक एसएचओ की वकील से अभद्रता उसके गले की फांस बन गई। वकीलों में गुस्सा है, नाराजगी है और आक्रोश है। इस बीच खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि कोर्ट ने पुलिस को पब्लिक ड्रिलिंग की ट्रेनिंग देने तक की बात कर डाली है। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में खाकी वर्सेस काला कोट, एसएचओ की सलाखों वाली धमकी, अभद्र एसएचओ का विरोध, बढ़ा गतिरोध। जोधपुर के कुड़ी भगता सनी थाने में खाकी और काले कोट के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। वकील के साथ विवाद, धक्का मुक्की और बंद करने की धमकी का वीडियो आग की तरह फैल गया। इस विवाद की धुरी बने हैं सीआई हमीर सिंह, जिन पर वकीलों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं मेरे को, ठोका भी करनी चाहते हैं। ये तो मैंने सुनी, दूसरी वाली की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, उनकी वर्दी नहीं है। मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। ज्यादा जोश आ गया। आरोपी वेरिट नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। मैंने वो तीसरा बकवास मत कर। मैंने क्या बोला? आप करी बात। ये मारपीट गलत कर देना। किसके? कौन वीडियो बनाएगा यार थाने में? दिमाग खराब है क्या? ये कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? पुलिस की इस अपरियादित कार्रवाई से पूरा वकील समुदाय आक्रोशित हो उठा है और थाने के दरवाजे पर रात भर से धरना चल रहा है। इस विवाद की चिंगारी तब भड़की जब वकील दुष्कर्म पीड़िता की ओर से थाने पहुंचे थे, लेकिन सीआई के बिगड़े बोल ने इस पूरे विवाद को अस्मिता की लड़ाई बना दिया। घटना तो ये थी कि हमारे साथी अधिवक्ता यहाँ आए थे, क्योंकि उनके क्लाइंट को बार बार कंप्लेंट करने आने के बाद भी कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ आए। तो यहाँ के जो सीआई साहब थे, उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की और उनको बताया कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आपको मैं बताता हूँ कानून क्या होता है, वर्दी क्या होती है। जिसको इन्होंने खींचा, उसको धक्का धक्की की, हमारे साथी अधिवक्ता को गाली गलौज की, जबकि उनके साथ महिला अधिवक्ता भी थी, उनसे भी अपशब्द गए हैं। अब ये बात सिर्फ एक गाली गलौज तक नहीं रह गई है, अब अधिवक्ता के मान सम्मान की बात है। एसएचओ की इस अपरियादित टिप्पणी के खिलाफ बड़ी संख्या में वकील कुड़ी भगता सनी थाने के बाहर एकजुट हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों का पुतला भी फूका और इसी तरह आंदोलन जारी रखने की बात कही। उनका जो मेन मांग है वो ये है कि सीआई हमीर सिंह को सस्पेंड किया जाए और साथ में जो भी इन्वॉल्व पुलिस अधिकारी हैं उनका भी सस्पेंशन चाहा गया था। वार्ता में यहाँ तक आई थी कि भाई सीआई को हम लाइन हाजिर कर दें और जो दूसरा सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उसको सस्पेंड कर दें। ये विवाद अब थाने से आगे बढ़कर अदालतों तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले का संज्ञान लिया और इस मामले में पुलिस के रवैये को गंभीर माना, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश की ओर से कोर्ट को दिया आश्वासन के आधार पर एसएचओ हमीर सिंह और रीडर नरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। साथी अधिवक्ता भरत सिंह जी यहाँ थाने में आए थे, कुड़ी थाना है हमारी ये। यहाँ आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी। थानेदार साहब ने आवेश में आके उसको 101 और ने फिट करने के लिए बोला, उसको धमकाया, मारपीट करने के लिए उतर हुए, ठीक है। और जो उनका कोट पहना हुआ था, कोट खींचा। कोट खींचना किसी वकील का मतलब ये है कि उसकी वर्दी खींचना। इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने 151 का जो इनको पावर मिला हुआ है, इनका मिसयूज करके वकील साहब को ना केवल अंदर किया, उनके कपड़े फाड़े।
तो हम सब इनकी ना केवल निंदा करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इस जो आपराधिक पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। आज राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं, क्योंकि जो वकील लोगों को न्याय दिलाता है, इवन ये पुलिसकर्मी, इनको भी न्याय वकील दिलाते हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा को सौंपी है। घटनाक्रम हुआ उसके संबंध में जांच जारी है और मेरे द्वारा इसकी जांच की जा रही है, और इसके अतिरिक्त जो वकीलों की जो यूनियन है उनसे भी हमारी वार्ता जारी है और निश्चित रूप से किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। हालांकि वकीलों का आक्रोश अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर एयरपोर्ट से मिल रही है। एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों से ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां पर डोमेस्टिक कार्गो में एक संदिग्ध पार्सल मिला है। नोटों की गड्डी के बीच एक बैटरी नुमा वस्तु मिली है। संदिग्ध पार्सल मिलने से हड़कंप मच गया है। स्कैनर के दरमियान ये संदिग्ध पार्सल नजर आया। सुरेजा एजेंसी को जानकारी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। नोटों की गड्डी के बीच एक बैटरी नुमा वस्तु पाई गई है। स्कैनर के दरमियान ये संदिग्ध जो पार्सल है वो मिला है। डोमेस्टिक कार्गो में ये संदिग्ध पार्सल मिला है। नोटों के गड्डी के बीच एक बैटरी नुमा वस्तु मिली है। जब सामान किए जाते तो वहां पर ये नजर आया संदिग्ध वस्तु, और सुरक्षा एजेंसी को पूरी जानकारी दे दी गई है। तो संदिग्ध पार्सल मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है। मिनी पिकअप में भारी मात्रा में ये विस्फोटक क्यों और कहां ले जाया जा रहा था? क्या प्रदेश को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही थी? आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश? पिकअप में मिला 2270 किलोग्राम विस्फोटक। कहां भेजा जा रहा था विस्फोटक? राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने एक ऐसी पिकअप को पकड़ा जिसमें 2270 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी। ये अवैध विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में है कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में तबाही मच जाती। श्रीनाथ जी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान मिनी पिकअप से विस्फोटक बरामद किया। ये गाड़ी आमेट से ईसवाल अंबिका क्रेशर माइंस जा रही थी। पुलिस ने पिकअप को जब्त करते हुए ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी में कुल 109 कार्टून रखे थे, जिसमें करीब 2270 किलो विस्फोटक था। ये सामग्री माइंस में पत्थर ब्लास्टिंग के काम में आती है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से राजस्थान में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रारंभिक पूछताछ में जो ड्राइवर था उसने बताया कि ये माइंस पे सप्लाई की जा रही है, लेकिन उनसे संबंधित जब उनसे दस्तावेज मांगे गए और जो टीपी वगैरह मांगी गई और उसका लाइसेंस मांगा गया तो वो सबके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। तो इसलिए गाड़ी को डिटेन किया गया और उन दोनों जनों को विस्फोटक अधिनियम के तहत अरेस्ट किया गया। पुलिस अधिकारी अब इस बात की भी जांच में लगे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत इस खतरनाक सामग्री को लाया गया था। इसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच में जुटी है। हम इस समय मौजूद हैं थाने के बाहर। आप देखें कि ये वही गाड़ी थी जो नाकेबंदी में यहाँ से पार होके जा रही थी और ये आमेट के पास से होकर इसवाल पहुंचनी थी। इन बॉक्स में जो विस्फोटक सामग्री है वो माइनिंग में ब्लास्टिंग के लिए काम में ली जाती है, जिसमें जिलेटिन सहित अन्य जो सामान होते हैं वो सामान इसमें आप देख सकते हैं कि वायरिंग और जो टोपी होती है और जो जिलेटिन होती है और जो ब्लास्टिंग में जो काम में जो यूज की जाती है वो सारी सामग्री एक साथ थी। तो पुलिस ने कार्य इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ सामग्री को एक जगह से दूसरी स्थान तक ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने जो है कि इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और गाड़ी को जब्त किया है, इस माल को जब्त किया है। और चलिए, बादल पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था और कैसे वो इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ा, इस रिपोर्ट में देखिए।
10 दिन की रिमांड पर पाकिस्तानी जासूस आईएसआई को भेज रहा था सीक्रेट इंफॉर्मेशन। आईएसआई हैंडलर से सोशल मीडिया पर था संपर्क। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया प्रकाश सिंह उर्फ बादल पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। सीआईडी इंटेलिजेंस ने सोमवार को उसे श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया था। प्रकाश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क में था। आरोपी प्रकाश सिंह राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना की युद्ध या सैन्य रणनीति से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजता था। इसके लिए उसे पैसे मिलते थे। वो आईएसआई हैंडलर्स को जानकारी उपलब्ध करवा रहा था। 27 नवंबर को प्रकाश सिंह को श्रीगंगानगर में सैन्य क्षेत्र के आसपास घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने एक्शन लेते हुए उसे हिरासत में लिया और जांच में उसके फोन में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से कांटेक्ट की पुष्टि हुई। संदिग्ध गतिविधियों में पहले से ही शामिल था, पूछताछ नोट में उसने स्वीकारा भी है और सेक्शन 23 अपने एविडेंस की जो इतला दी है उसमें भी इसने एडमिट किया है कुछ फैक्ट और आईएसआई एजेंट से कनेक्टेड था। मेजर इसका जो काम था ये अपने इंडियन मोबाइल नंबरों से और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स को उनको नंबर देता और वहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड करा के ओटीपी उनको शेयर करता था। अब जब ओटीपी उनको शेयर हो जाते थे तो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में बड़ा ही डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स हैं देश के विरोध काम करते थे। प्रकाश सिंह उर्फ बादल ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आईएसआई के संपर्क में था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निर्देश पर बादल ने भारतीय मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप चलाने के लिए कई ओटीपी भी उपलब्ध कराए थे, जिसके जरिए पाकिस्तानी एजेंसी भारत में अपना जासूसी नेटवर्क चला रही थी। इंटेलिजेंस के वकील हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो सार्वजनिक तौर पर डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, लेकिन वो गंभीर विषय है और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रकाश सिंह जो है वो आईएसआई के संपर्क में था। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को 11 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इतने दिनों के रिमांड में काफ़ी कुछ जानकारी और बहुत सारे हैंडलर्स के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब बात खाद की किल्लत की। बारां में यूरिया की किल्लत ने किसानों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। छिपा बड़ौद और छबड़ा दोनों जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। देखिए रिपोर्ट। खाद के लिए किसानों का हाहाकार, कहीं सड़क जाम, कहीं धरना। खाद संकट से किसान उग्र। बारां में यूरिया संकट गहराया। सड़क जाम और धरने से किसानों का फूटा गुस्सा। कहीं हाईवे जाम, कहीं एसडीएम कार्यालय पर धरना। बारां जिले में लगातार बढ़ रही खाद की कमी किसानों के सब्र का बांध तोड़ गई। छिपा बड़ौद सहकारी समिति के बाहर सुबह से ही भारी संख्या में महिला और पुरुष किसान लाइन में खड़े थे, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी समिति का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लंबे इंतजार से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से खाद वितरण में अव्यवस्था बनी हुई है। समय पर समिति न खुलने और कर्मचारियों के गायब रहने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? यहाँ एक कड़े में 4 बजे के बैठे हम। कहाँ से आए? कड़े में। क्या नाम होगा? कितने टोकन? कितने टोकन बांटे लगभग? टोकन की आनी 2 लाइन। अच्छा।
2 लाइन ऐसी बाहर की 2 लाइन पीछे की लाइन छोड़ मतलब किसी को मिला किसी को नहीं मिला। भाई तो काहे ना मिली, एक ही कट्टो ना मिलेगा। किसानों का कहना है कि बुआई के बीच खाद नहीं मिलने से उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, विरोध के दौरान भी प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में गुस्सा और बढ़ गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छबड़ा में भी खाद के टोकन को लेकर हंगामा हो गया। खेल मैदान में टोकन वितरण शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कूपन खत्म हो गए। टोकन न मिलने से नाराज किसान बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसान जिले में यूरिया की कमी और अव्यवस्था का समाधान जल्द से जल्द चाह रहे हैं। उधर अधिकारी ये वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। 1 सप्ताह में बुआई पूरी हो चुकी और अब उनका पहली सिंचाई का समय आ गया और सभी किसानों का एक साथ आया है समय। पहले पलेवा धीरे धीरे पलेवा होता रहता था और धीरे धीरे यूरिया की डिमांड होती थी, पर अब इस साल वो यूरिया की डिमांड 15 दिसंबर को न हो के वो आज पैदा हो गई। रही बात सप्लाई डिमांड की, हमारी डिमांड 90,000 की थी और आयुक्तालय से हमको 77,000 का अलॉटमेंट मिला है। कृषि विभाग का कहना है कि 12 जिले को आवंटन से ज्यादा खाद मिली है, लेकिन इस बार समय से पहले बुआई शुरू होने से अचानक खाद की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते थोड़ा असंतुलन पैदा हो गया है। विभाग ने किसानों से अपील की है वो केवल जरूरत होने पर ही खाद लें, अनावश्यक भंडारण न करें। न्यूज़ 18 के लिए 12 से विपिन की रिपोर्ट।